इन्वेस्ट इन भारत में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो 4 वीडियोस इससे पहले अपलोड हो चुके हैं, मिस मत करना। इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे कमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करने वाला हूँ। लाइक मेरे पोर्टफोलियो की टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी है, और एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, और मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, एंड मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू होती है। तो जर्नी तो दोस्तों वैसे काफ़ी लंबी है, आपको बस मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा। तो जर्नी की शुरुआत होती है स्कूल से। स्कूल में था, एंड मेरे जो दोस्त के पिताजी हैं उनके पास मुझे ये देखने को मिला शेयर के सर्टिफिकेट्स। उनसे मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने कहा जो भी है सब कुछ यही है। यानी स्टॉक से उन्होंने काफ़ी बढ़िया पैसा छापा था, और आज उनके पास में काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है। तो मेरे पिताजी ने तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, एफडी की थी, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाकर इन्वेस्टमेंट किया, और उसका फ़ायदा भी इनको काफ़ी अच्छा मिला था। पहले की बात करते स्टॉक के सर्टिफिकेट्स का, उनका कहना था कि स्टॉक के जो सर्टिफिकेट्स थे दोस्तों पहले रास्ते में ऐसे मिलते थे जैसे फुटपाथ पे सब्जियां मिलती है, उस तरह से स्टॉक के सर्टिफिकेट्स मिला करते थे। तो इनके साथ में दोस्तों हुआ क्या, इनके पास में जो भी कंपनीज थी, जैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स थे इनके पास में बहुत सारे, तो उसमें से जो लार्ज कैप कंपनीज थी या जो मार्केट लीडर कंपनीज आप बोल सकते हैं, वो कंपनीज इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा छापते हुए मतलब छाप के दे चुकी है। एंड जो स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, इनके पास में जो भी 100% स्मॉल कैप कंपनीज थी वो सभी की सभी डूब गई थी, या डीलिस्ट आप बोल सकते हो गई थी। तो मतलब दोस्तों आप समझ जाओ कि स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले ही मुझे सीख मिल गई कि स्मॉल कैप कंपनीज कितनी रिस्की होती है और मार्केट लीडर कंपनी कितनी फ़ायदेमंद होती है। पर दोस्तों आपको पता ही कि आदमी को पता होता है, बट वो अंदर से ट्राई करना चाहता है। तो मैंने भी ट्राई किया था, और उसमें छोटा मोटा पैसा मेरा डूबा था स्मॉल कैप कंपनीज में। स्टार्टिंग में मतलब मैंने भी घटिया कंपनी खरीदी थी और पैसा उसमें डुबोया था। तो ऐसे करते करते स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज में जाते हैं, पैसा होता नहीं है, मार्केट की नॉलेज भी होती नहीं है। तो दोनों चीज़ें चाहिए थी, पैसा भी चाहिए था, नॉलेज भी चाहिए थी। तो जॉब करना स्टार्ट किया, और इसको आप बोल सकते हैं कॉल सेंटर, आप इसको बोल सकते हैं टीपी इसका नाम है, शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें जॉब करना मैंने शुरू कर दिया था। तो बेसिकली दोस्तों मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उस टाइम पैसे वैसे कुछ थे नहीं, पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जॉब भी कर लेते हैं, साथ में जो भी कंपनी में जिसमें भी काम करेंगे वहाँ पे कंप्यूटर तो कम से कम हो गई, तो वहाँ से नॉलेज लेने की कोशिश की जाएगी। तो इस कंपनी में काम किया कुछ समय, आप देख सकते हैं स्टॉक किस तरह से भाग रहा है। बट यहाँ पे काम किया, जल्दी छोड़ दिया 1 साल में, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था कि आप अदर वेबसाइट को यूज़ में नहीं ले सकते। तो कुछ नॉलेज मेरी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। इसके बाद में दोस्तों मैंने सेकंड कंपनी पकड़ी जिसका नाम है जेनपैक्ट, एंड ये कंपनी मेरे लिए थोड़ी सी सही साबित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी ठीक ठाक थी, एंड नॉलेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से गेन हो रही थी। अब यहाँ पे दोस्तों नॉलेज कैसे बढ़ रही थी, ये कंपनी का जो टाइमिंग था वो रात को 9 बजे का था, और यूएस की शिफ्ट थी। तो रात को 9 बजे जाना होता था, और सुबह के 6 बजे एंड होती थी शिफ्ट। तो मैं बेसिकली क्या करता था, सुबह 6 बजे घर आने की जगह ऑफिस में ही सो जाता था। नहीं, ऐसे नहीं सोता था, ये थोड़ा सा फ़नी हो गया। हाँ, इस तरह से मैं ऑफिस के अंदर सो जाता था। एंड क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर नॉलेज लेनी है तो उतरना तो पड़ेगा। तो अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हो तो उस मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिकली तो समझना पड़ेगा। तो उस टाइम कुछ नेट वगैरह था नहीं, फ़ोन वगैरह था नहीं, बटन वाला फ़ोन था, उससे कुछ होता नहीं था। तो ऑफिस में मैं सो जाता था, और सुबह जैसे मतलब 9:15 पर जब मार्केट ओपन होता था तो मैं भी उठ जाता था और मार्केट के ऊपर स्टडी लाइव करने लग जाता था। तो 9:30 बजे से लेकर मतलब मार्केट का जो 9:15 का टाइम है, तब से लेकर 3:30 बजे तक मैं ऑफिस में रहता था, और जनता अपनी पूरी की पूरी नींद निकाल रही होती थी। एंड उसके बाद में 4 बजे मैं घर जाता था, एंड वापस कुछ 2-3 घंटे सोता था, वापस से फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाता था। फिर ऐसे ऐसे करते करते मैं मतलब मार्केट को मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। तो उस टाइम मुझे पता लग गया था कि स्मॉल कैप भाई बस का नहीं है इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये मैंने चुना था, एंड इसके अंदर जो भी मेरी सैलरी आती थी इसमें इन्वेस्टमेंट करता था। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप का बहुत ही शानदार फंड है, मतलब अभी भी अच्छा फंड है, क्वालिटी फंड है। और स्मॉल कैप में मुझे इससे अच्छा फंड उस टाइम भी कुछ नहीं मिला, और अभी भी कुछ इससे अच्छा नहीं लगता है। एंड जैसे जैसे मार्केट के अंदर नॉलेज मेरी गेन होती रही, ये जो म्यूचुअल फंड मैंने खरीदा था ये मैंने पूरा बेच दिया था, मतलब आप बोल सकते हैं मतलब रिडीम कर दिया था, सारा पैसा निकाल के सिर्फ एक कंपनी में मैंने लगा दिया था, और वो कंपनी थी मार्केट की लीडर पीडीलाइट, आप देख सकते हैं। अभी काफ़ी लोग कमेंट करें कि सर आप तो मतलब जो हाई पी कंपनीज़ को बताते हो वो तो आगे चलेगी नहीं, स्विंग ट्रेडिंग इनमें करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आप दोस्तों डिसएग्री कर सकते हो, मैंने इन्हीं से पैसा छापा है, आगे भी इन्हीं से पैसा बनेगा। आप चाहे तो लो पी कंपनीज खरीद सकते हैं, मेरा ये फंडा है। अब मैं गलत भी जा सकता हूँ, सही भी जा सकता हूँ। तो मैंने जो भी सारा मतलब मेरा पैसा था एक ही कंपनी में लगा दिया। तो उस टाइम मेरा 1 स्टॉक का पोर्टफोलियो था, रिस्की था, अगर ये डूब जाती तो मैं भी डूब जाता, बट क्या करें, रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन कैलकुलेट रिस्क मैंने लिया था, मुझे पता है ये डूबेगी नहीं। फेविकोल अगर वैसे नहीं चला, मान लो इंफ्रा का बूम नहीं आया तो वैसे चलेगा, मतलब फेविस्टिक बिकेगी इसकी, फेविक्विक बिकेगी, मतलब कंपनी अच्छी थी। तो मैंने सारा का सारा पैसा इसमें डाल दिया था।
फिर उसके बाद में दोस्तों मैंने सोचा कि मार्केट के अंदर ही काम करना है तो थोड़ा सा नॉलेज इसको ढंग से ले। फिर NISM का एक डिप्लोमा होता है जिसमें एक्विटी डीलर की आपकी जॉब लग जाती है किसी भी बढ़िया ब्रोकर में, तो मैंने फिर वो कर लिया। और उसके बाद में फिर मोतीलाल ओसवाल में एक्विटी डीलर का मैं काम करने लग गया। अब यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे नॉलेज मिली वो यहाँ पे मिली। कैसे मिली? अभी जैसे आपको मिल रही है पोर्टफोलियो रिव्यूज़ को देखकर, मैं जो मेरे क्लाइंट होते थे उनके लाइव जो पोर्टफोलियो होते थे वो मैं देखा करता था, और कौन क्लाइंट डूब रहा है, कौन पैसा बना रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी, सब कुछ मैं देख रहा था। तो वहाँ पे मुझे ज्ञान मिला कि जो ये गुमनाम कंपनीज़ में, जो घटिया कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करे थे, वो सारे क्लाइंट ले दे के बर्बाद होके जा रहे थे, और जो क्वालिटी ब्लू चिप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करे थे वो पैसा छाप के जा रहे थे, मतलब उनका पोर्टफोलियो ग्रो होता जा रहा था। तो ऐसे करते करते दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, एंड जो कॉमन स्टॉक्स होते थे उनको मैंने खरीदना शुरू किया। मतलब आपको फाइनेंशियल्स तो देखने ही है, फंडामेंटल तो देखने, मतलब टेक्निकल्स भी देखने, बट थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी कि मार्केट लीडर कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वो मार्केट लीडर कॉमन होना चाहिए। तो पहला मैंने लिया पिडिलाइट, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने जो भी पैसे आते थे एशियन पेंट के अंदर। तो मेरे पोर्टफोलियो में उस टाइम 2 स्टॉक्स थे। आपको मैंने बता रखा है कि मैंने पोर्टफोलियो कभी भी ऐसे नहीं बनाया कि 10 स्टॉक खरीद लिए एक एक करके उसके अंदर एडिंग में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं किया। पहले मैंने एक कंपनी के ऊपर मतलब अच्छी तरह से हथौड़ा मारा, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, फिर दूसरी पकड़ी, फिर तीसरी पकड़ी, फिर चौथी पकड़ी, ऐसे करके मैंने अपने पोर्टफोलियो को बनाया। अब तीसरी कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट। सभी को पता ही है कि मेरे पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग में इसका भी नाम होगा। तो फर्स्ट 2 कंपनी हो गई एशियन और पिडिलाइट, उसके बाद में तीसरी कंपनी है। अब ये हैवी कंपनी है, यानी इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग अभी डिसएग्री करते हैं, पहले भी यहाँ पे डिसएग्री कर रहे थे, वैल्यूएशन इसकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो IPO में लगा नहीं, लेकिन 700 पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद में जब ये गिर रहा था, जब मैंने एडिंग भी की है इसमें काफ़ी बार, और ये कंपनी मुझे पसंद इसीलिए क्योंकि बिल्कुल कॉमन बात है, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक किराने की दुकान थी, ठीक है, और उसके आसपास थी STD की शॉप, और उसके पास में थी फोटोग्राफी की शॉप। तो ये जो धंधे ये बंद हो गए, फोटोग्राफी का बंद हो गया, फ़ोन आ गया, STD बंद हो गई, ये भी फ़ोन आ गया। किराना का जो धंधा है ना दोस्तों वो चलेगा, पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा, मतलब आगे भी चलेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि इसकी वैल्यूएशन मार्केट ने इसीलिए ज़्यादा हाई दे रखी है। साथ में वॉलमार्ट की वैल्यूएशन मैंने देखी थी कि जब उसकी लिस्टिंग हुई थी तो उसकी भी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा थी, आपको भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो बिल्कुल कॉमन सी बात थी, वैल्यूएशन को देखता तो पैसा बना ही नहीं पाता, 5 साल में पैसा 7 गुना कर ही नहीं पाता इतने आराम से, बिल्कुल टेंशन के साथ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, सॉरी टेंशन नहीं, टेंशन फ्री हो गए। तो ऐसे करके मैंने फिर इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुना। उसके बाद में दोस्तों मैंने देखा कि किराने के धंधे के साथ में उधारी का धंधा भी कभी भी बंद नहीं होगा, और ये धंधा पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा। अब इसके अंदर जो क्वालिटी कंपनी है वो कौन सी है, मार्केट की लीडर चुन लो सीधी, बजाज फाइनेंस, और इसके अंदर पैसा लगा दिया। अभी इसमें बहुत ही बड़ा झटका लगा था, मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया था इस करेक्शन के अंदर। स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन उसके बाद में ऐसा टूटा था कि जो सारा जो मेरा गेन था, ये जो कमाई थी, ये सब चली गई थी। और वो मेरी जीवन का पहला क्रैश था इतनी बड़ी कंपनी में। तो वहाँ पे भी मैंने कम से कम इसको पकड़ा, होल्ड किया, बेचा नहीं, और उसका फ़ायदा फिर मुझे बाद में देखने को मिला था। तो बिल्डिंग मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में रिटेल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में आप बोल सकते हैं NBFC में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब बारी आती है थोड़ा सा लग्जरी आइटम की, और इसमें टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि ये मार्केट का लीडर है सिंपली। एंड अगर आप इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे, कैश फ्लो की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो बहुत ही कमाल की है। कैश फ्लो से दोस्तों याद आता है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप सौरभ मुखर्जी की कॉपी कर रहे हो। अब ऐसा नहीं दोस्तों, जो उनकी कंपनीज़ है रिलैक्सो या एशियन पेंट, पिडिलाइट, मैंने जब खरीदी थी जब मार्सलेस बना भी नहीं था। और सौरभ मुखर्जी मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट की फ़िलोसॉफी है और जो अप्रोच इनकी बिल्कुल मेरी तरह है। अब इसमें दोस्तों कॉपी करता तो मैं डीमार्ट नहीं खरीदता। अब जैसे इनकी बात करें तो इनके पास में डीमार्ट नहीं है, और डीमार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि डीमार्ट दोस्तों फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है। इनको ऐसी कंपनीज पसंद आती है जिसका फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है। डीमार्ट कैसे करेगा, क्योंकि अभी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आने वाले टाइम में जब ये ग्रो जाएगा तब इसमें भी फ्री कैश फ्लो आपको डीमार्ट में देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में सौरभ मुखर्जी भी डीमार्ट में इन्वेस्टमेंट कर दे। तो टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया और ये मेरी टॉप 10 के अंदर आ जाता है। एंड टाइटन को मैंने इस तरह से चलता हुआ दोस्तों कभी नहीं देखा। काफ़ी बार मतलब आप देख सकते हैं, मतलब 2-3 साल तक परफॉर्म ही नहीं किया। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। अभी ये गिर नहीं रहा है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि होल्ड करो। अगर ये नीचे आता है तो इन्वेस्टमेंट करना, वरना जो भी आपने होल्डिंग बना रखी है उसको कंटिन्यू इसमें करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी है TCS। एंड IT में काफ़ी सारी कंपनीज़ है, क्वालिटी कंपनीज़ है, जिसमें हैवी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। लाइक इन्फोसिस हो गई, और इसके बाद में HCL टेक भी आप बोल सकते हैं, विप्रो भी आप बोल सकते हैं, टेक महिंद्रा भी आप बोल सकते हैं। बट मुझे TCS पसंद है तो मैंने TCS में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाकी HCL टेक भी मुझे काफ़ी सही लगती है, और ये विप्रो एंड ये जो बाकी कंपनीज़ है ये भी दोस्तों अच्छी कंपनीज़ है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वेल एंड गुड, आपको होल्ड करना चाहिए। और मैं ज़्यादा कंपनीज़ मतलब पसंद नहीं करता हूँ। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 25 कंपनीज़ भी है तो 25 भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती है।
तो बाकी कंपनीज इसीलिए नहीं चुनी मैंने, बाकी कंपनीज भी काफ़ी अच्छी है, जस्ट मैंने TCS को चुना है लार्ज कैप IT कंपनीज़ के रूप में। तो IT में इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद में बारी आती है बैंकिंग की। तो HDFC बैंक है मेरे पास, ICICI भी अच्छा है, बाकी और बैंक्स भी अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है क्योंकि मार्केट का लीडर भी है और इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो बैंकिंग में एक ही कंपनी है मेरे पास जिसका नाम है HDFC बैंक। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है इंटरनेट की, एंड इन्फोएज Naukri.com मेरे पास है एंड काफ़ी गिर भी रहा है। यहाँ पे मैंने नीचे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था कोविड के समय, बट कुछ खास मौका मिला नहीं था, वी शेप रिकवरी इसमें हो गई थी और बाकी कंपनीज़ काफ़ी स्लो चल रही थी, तो बाकी कंपनीज़ में पैसा लगा दिया, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, कुछ खास करा तो था बट कुछ खास नहीं करा। तो यहाँ पे कुछ एडिंग की थी और उसका नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका फ़ायदा भी हो रहा है। तो फिर इस कंपनी में दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करना चाहूँगा क्योंकि कंपनी इंटरनेट की है, सेक्टर बहुत ही अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। अब जो भी कंपनी मैंने खरीदी है उन सभी के मैनेजमेंट के बारे में मुझे खबर है, पता है, और कन्विक्शन अगर आपको बनाना है तो मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। संजीव बिखचंदानी की बात करें तो इनका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए अगर ये स्टॉक 4000 के नीचे भी चला जाता है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करूँगा, एक भी स्टॉक बेचूंगा नहीं, बट ऐड नहीं करूँगा क्योंकि जितनी भी होल्डिंग्स मुझे बनानी थी मैं इसमें बना चुका हूँ अभी के पोर्टफोलियो की वैल्यू के हिसाब से, और जो भी होगा फिर मैं इसमें होल्ड ही करने वाला हूँ। अब इसके बाद मैं फुटवेयर सेक्टर की बात करते हैं। बाटा को ना चुनते हुए मैंने रिलैक्सो को चुना क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन बन जाता है। तो फुटवेयर के अंदर इसमें मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिल्कुल मिड कैप कंपनी आप बोल सकते हैं या लार्ज या मिड टू लार्ज कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, बट इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने लार्ज कैप कंपनी की तरह ही कर रखा है। अब मैं गलत भी जा सकता हूँ, सही भी जा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि इसमें हैवीली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मेरी तरफ से, तो मैंने कर दिया, आपको कॉपी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंफ्रा की ग्रोथ किस तरह से हो रही है मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा 10 साल पहले कि आपके आसपास में कितने घर थे और अभी कितने घर बन रहे हैं। आप बाहर भी जाते होगे तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इंफ्रा के अंदर कुछ गिनी चुनी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जैसे इस कंपनी की बात करते हैं एस्टर लिमिटेड, इसको मैंने चुना था इंफ्रा को देखते हुए, एंड इस कंपनी में भी अभी तो ऊपर से काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है, बट ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, ऐसे फॉल इसमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें भी कंटिन्यू मैं करना चाहूँगा। तो ऐसे करके दोस्तों ये टॉप 10 कंपनीज़ हो गई। अब 10 ही कंपनीज़ नहीं है, 10 से ज़्यादा है, कितनी है वो भी बता देता हूँ। पहले मेरे पास अभी कुछ समय पहले 25 थी, अब मेरे पास 21 हो चुकी है। 4 कंपनीज़ को मैंने बेच दिया है क्योंकि पैसे की कमी थी और कुछ जो क्वालिटी कंपनीज़ थी उसमें एडिंग करना था, तो 4 कंपनीज़ जिसके ऊपर मेरा कम कन्विक्शन था उसको मैंने निकाल दिया है। तो अभी के टाइम पर मेरे पास टोटल 21 कंपनीज़ है। एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए दोस्तों, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी भी दीवार पर या किसी भी बुक पर लिखा हुआ नहीं है, आप चाहे तो कितने भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 25 बहुत होते हैं, मतलब बहुत होते हैं 25 स्टॉक्स। जैसे 25 स्टॉक्स मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा लगते हैं जबकि मैं पूरे मार्केट को ट्रैक करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 25 भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। 25 की बात करें तो 25 ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ही कम भी नहीं है। तो ये कुछ कंपनीज़ थी दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो की, कोई भी मतलब इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई भी गुमनाम कंपनी या कोई भी सीक्रेट कंपनी मेरे पास नहीं है। जो कंपनी आपको बता रहा हूँ जो आपके पास में है वही है। अब ऐसे में काफ़ी कमेंट ये भी आ सकते हैं कि सर आपके पास में ये कंपनी है तो आप इनको प्रमोट करो, प्रमोट के लिए भी काफ़ी सारे मतलब कमेंट आते हैं। तो प्लीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आगे से मैं इन कंपनीज़ के बारे में बात करूँ किसी भी वीडियो में, उस पार्ट को आप स्किप कर देना, क्योंकि हो सकता है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोट करके आपको भी पता है मुझे क्या मिलेगा। अगर आप कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे हो या मैं खरीद रहा हूँ तो उससे तो वो बढ़ेगा नहीं, तो आप खरीदोगे स्टॉक को तो मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो प्रमोट मैं किसी भी कंपनी को नहीं कर रहा हूँ। तो अगेन दोस्तों कहना चाहूँगा कॉपी आपको नहीं करना है, थॉट प्रोसेस के लिए ये मैंने स्टॉक्स आपको बताया, कोई भी कॉल या रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। इन कंपनीज़ में मेरी होल्डिंग है, अब मैं कभी भी एग्जिट भी कर सकता हूँ, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे 4 कंपनीज़ मैंने बेची है तो मैं बेच भी सकता हूँ कभी भी, क्योंकि खरीदा भी है तो बेचना तो पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करना है तो। बट ऐसे नहीं कि प्रॉफिट बुक करने के लिए खरीदा है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। अगर कुछ और मुझे मिलता है तो बेचता हूँ, नहीं तो बेचता नहीं हूँ। अब ऐसे में आपको कॉपी नहीं करनी है। अब ये कंपनी ऊपर जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा, नीचे जाएगी तो मुझे नुकसान होगा। तो फ़ायदा नुकसान आपको अपना देखना है, किसी के बातों में आके किसी भी स्टॉक में होल्डिंग आपको नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।